Hello everyone, myself Savai Parmar. Once again, I welcome to all of you on our YouTube channel. कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में? लिविंग के बारे में। लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, किस प्रकार से वो ग्रो करते हैं, किस प्रकार से उनमें मेटाबॉलिज्म एंड ऑल चीज़ें होती हैं। आज अपन को पढ़ना है नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या लिविंग जो है उनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती है ना। बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं, तो अपन को उन्हें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, उनका नोमेनक्लेचर भी करना पड़ेगा और उनको क्लासिफाई भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये है मार्कर। अपन को कैसे पता चला? अपन ने आइडेंटिफाई किया, इसको पहचाना। तो ऐसी कोई चीज जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने में काम आती है वो ये आइडेंटिफिकेशन, फिर इसका नामकरण किया क्या कि मार्कर, और उसके बाद में इसको वेरियस क्लासेस के अंदर या वेरियस टाइप से इसके किस किस टाइप से प्रकार हो सकते हैं। उसी प्रकार से अपन भी आज बात करते हैं बहुत सारी वेराइटीज के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज आती है नामकरण। नामकरण क्यों जरूरी है? इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर जगह जगह पर, यानी कि अलग अलग जगह पर हर प्लांट को या एनिमल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं ये प्लांट की बात करूं, अपने इधर ही एक बबुल का एग्जांपल ले लूं, तो अपने इधर उसको क्या कहा जाता है? लोकल नाम से बुलाया जाता है। वैसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ पौधों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो क्या किया, दो मेनली संस्थाएं हैं, एक तो ICBN, एक ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि प्लांट्स के लिए, एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इन दो संस्थाओं ने क्या किया, हर प्लांट को या एनिमल को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दे दिया। पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से इनको जाना जाता है। तो इन ICBN और ICZN ने कुछ रूल्स बनाए। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपन इन प्लांट के जो साइंटिफिक नेम है उनको जान सकते हैं। जैसे पहला रूल आता है 2 वर्ड्स नेम, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का नाम होगा, जो उसका नाम होगा वो 2 वर्ड के अंदर होना चाहिए, यानी कि द्विनाम होना चाहिए। इसे द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। और द्विनाम पद्धति जैसे ही नाम आया अपन को एक साइंटिस्ट याद आ गए। कौन? यस, कैरोलस लीनियस। ये जो द्विनाम पद्धति है वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इसी के साथ में एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है गैस्पर्ड बोहिन। इस गैस्पर्ड बोहिन ने क्या किया, अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था पेनिक्स थिएटर बोटनिका, इस बुक के अंदर इस द्विनाम पद्धति को सबसे पहले दिया था। देने वाले तो कौन थे? कैरोलस लीनियस। और इस गैस्पर्ड बोहिन ने अपनी पुस्तक में इस पद्धति को बताया था। अब आगे अपन देखें तो अगर बोटनी के बारे में और जूलॉजी के बारे में देखें तो बोटनी के रिलेट में जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम, बुक का नाम ध्यान रखना बच्चों, प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर, अपनी जो बुक के अंदर 1 मई 1753 के अंदर जितने भी बोटेनिकल नेम थे वो बोटेनिकल नेम 1 मई 1753 में कैरोलस लीनियस की स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक के अंदर प्रकाशित हुए। और इनकी एक और बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और इस पुस्तक में 1 अगस्त 1758 में जितने भी जूलॉजिकल नाम थे वो सारे के सारे प्रकाशित हो गए। तो फर्स्ट रूल अपना क्या आया कि कोई भी नाम होगा उसमें 2 नाम होने चाहिए, है ना, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद में सेकंड रूल आता है, 2 नाम है तो फर्स्ट कौन सा होना चाहिए और सेकंड कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। जैसा कि अपन को पता है, अपन छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते आए हैं कि फर्स्ट नाम जो होता है वो वंश का होता है और सेकंड नाम जो होता है वो जाति का होता है।
जो फर्स्ट नाम होगा वो किसका होगा, जेनेरिक नेम होगा। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मतलब कि वंश का नाम होगा। और दूसरा जो नाम होगा वो जाति का नाम होगा, यानी कि स्पीसीज का नाम होगा। स्पीसीज एपिथेट कह सकते हैं, या दूसरा जो नाम होगा वो किसका होगा, जाति का होगा। गॉट इट। तीसरी चीज आती है कि ये जो नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे होते हैं, लैटिन भाषा के अंदर। लैटिन भाषा में क्यों, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, पूरी की पूरी मृत लैंग्वेज कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। फोर्थ चीज, अगर इन नामों को टाइप करके लिखा जाए, यानी ये नाम टाइप्ड हो, टाइप करके लिखा जाए तो इन्हें इटालिक लिखा जाता है। इटालिक का मतलब होता है इन्हें तिरछा लिखा जाता है। और अगर ये नाम हैंड रिटन हो, यानी कि हाथों से लिखे जाए, हाथों से अगर लिखे जाएं तो नाम के नीचे अंडरलाइन बहुत जरूरी है। ये इसका नेक्स्ट रूल। फर्स्ट 2 वर्ड होने चाहिए। सेकंड, पहला नाम जेनेरिक नेम यानी वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम यानी स्पीसीज का नाम। फिर थर्ड जो रूल है वो है कि ये जो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। फोर्थ, अगर टाइप्ड हो यानी कि टाइप किया हुआ हो तो सारे के सारे तिरछे होने चाहिए। अगर टाइप ना होकर के हैंड रिटन हो यानी हाथों से लिखे गए हो तो क्या करना, नाम के नीचे अंडरलाइन कर लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अपन ले लेते हैं कौन सा, नाजा, नाजा ही कर देते हैं, नाजा नाजा। अब ये हैंड रिटन है तो इनके नीचे अंडरलाइन। 5वां रूल, वंश का जो नाम है उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, यानी कि पहला जो वंश है उसका जो पहला अक्षर होगा वो इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में या कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। और जो जाति का जो पूरा नाम होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इस रूल को भी ध्यान रखना, पहला नाम का पहला अक्षर कैपिटल और स्पीसीज का जो नाम है उसमें कैपिटल न रख करके स्मॉल रखा जाता है। इसके अलावा एक और रूल आता है, 6th रूल, उसे अपन कह सकते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा है उसका जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में पीछे लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं, वैज्ञानिक का नाम भी पीछे लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम। जैसे अपनी बात करते हैं, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, और पीछे अगर साइंटिस्ट का नाम आए तो उसका पहला अक्षर कैपिटल करके इस टाइप से लिखा जाता है। उसको ना तो इटालिक लिखते हैं ना ही उसको अंडरलाइन करते हैं। तो होमो सेपियंस लिन, या मैं बात कर लूं मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा इंडिका लिन। और ये अपने 2019 में पूछा भी गया है कि मेजिफेरा इंडिका जो नाम है वो सही कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन थे और जिसमें एक ऑप्शन ये भी था कि मेजिफेरा इंडिका और लास्ट में लिन। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। फर्स्ट रूल 2 वर्ड नेम, फिर फर्स्ट जेनेरिक, सेकंड एपिथेट, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, टाइप्ड हो तो इटालिक हो, हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन हो, वंश का जो पहला अक्षर हो कैपिटल लेकिन जाति पूरी के पूरे स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। और अगर वैज्ञानिक कोई इसको खोज करता है तो उसका वैज्ञानिक का नाम, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल लिया मेजिफेरा इंडिका। इसके बाद में जनरली एक टर्म आती है टोटोनिम, ध्यान देना बच्चों। अगर 7वां टोटोनिम, जनरली बता रहा हूं, टोटोनिम का मतलब होता है कि जो पहला नाम वंश का है, दूसरा नाम जाति का है, ये दोनों नाम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि नाजा, नाजा। प्लांट के अंदर ये चीज नहीं होती है, यानी प्लांट में टोटोनिम्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर टोटोनिम्स पाए जाते हैं। जैसे नाजा नाजा ही कह दो, या मैं कह दूं गोरिल्ला, गोरिल्ला। तो ये जो चीजें हैं उसे टोटोनिम कहते हैं, यानी कि वंश का नाम और जाति का नाम एक समान होता है। ये प्लांट के अंदर नहीं होता, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये होता है। आगे चल करके एक बात करूं मैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल सिस्टम की। ट्राइनोमियल सिस्टम का मतलब कभी कभी क्या होता है, 3 नाम होते हैं। 3 नाम कौन से, पहला नाम तो वंश का, दूसरा नाम जाति का, और तीसरा नाम आ जाता है उपजाति का। उपजाति का ये भी प्लांट के अंदर नहीं आती है, मेनली एनिमल्स के अंदर आती है। जैसे कि गोरिल्ला, गोरिल्ला अपन गोरिल्ला कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं होमो सेपियंस की, होमो सेपियंस, सेपियंस की,
तो ये ट्राइनोमियल में जो अपन आगे नामकरण की पद्धतियों के अंदर वापस पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होता है। फर्स्ट वर्ड जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। पहला नाम जेनेरिक, दूसरा स्पीसीज एपिथेट, फिर लैटिन भाषा में होना चाहिए। उसके बाद में अगर टाइप हो तो इटालिक और हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन। वंश का नाम जो है वो पहला अक्षर कैपिटल, फिर स्मॉल जो अपना जाति का नाम होता है वो स्मॉल लेटर में। उसके बाद में अपन ने टोटोनिम्स करा। टोटोनिम मतलब वंश और जाति का नाम एक समान होता है, जो मेनली एनिमल्स में होता है, प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। फिर ट्राइनोमियल सिस्टम। इसके अलावा मेनली एक चीज और पूछी जाती है जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। लॉ ऑफ प्रायोरिटी। लॉ ऑफ प्रायोरिटी का मतलब है कि अगर एक प्लांट का साइंटिफिक नेम है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दे रखा है तो वही नाम मान्य होगा जो 1 मई 1753 के बाद में सबसे पहले प्रस्तावित हुआ होगा। समझे इसका मतलब? लो ऑफ प्रायोरिटी का मतलब होता है कि 1 मई 1753 जो अपन ने प्लांट के रेफरेंस में बात की थी, और जो जूलॉजी के रेफरेंस में क्या बोला था 1 अगस्त 1758। 1 मई 1753 के बाद में सर्वप्रथम जो नाम दिया जाएगा वही नाम मान्य होगा, और इसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का जो है वो साइंटिफिक नेम लिखते समय या उनका नामकरण करते समय क्या क्या रूल अपन को ध्यान में रखने होते हैं। तो ये सारे के सारे रूल। इसके अलावा कुछ टर्म्स और भी आती है, जैसे टेक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक्स। ये सारी चीजें क्या होती हैं वो अभी अपन समझते हैं। टेक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फर्स्ट टर्म अपनी है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी। फिर आती है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स। फिर अपने पास में टर्म आती है जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये 3 चीजें क्या है देखते हैं। टेक्सोनॉमी जिसे बोला जाता है वर्गीकी। क्या बोला जाता है? वर्गीकी। ये जो टेक्सोनॉमी शब्द है, इस शब्द को कॉइन किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एपीडी कंडोली। एपीडी कंडोली। इस साइंटिस्ट ने टेक्सोनॉमी शब्द को कॉइन किया था, यह शब्द दिया था अपना वही साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। इस कैरोलस लीनियस को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ओके, अब अपन जानते हैं कि टेक्सोनॉमी है क्या। टेक्सोनॉमी यानी कि टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की 3 चीजें इसमें ध्यान रखी जाती है। एक तो पहचान, जिसे अपन ने क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। एक उसका नामकरण जिसे बोला जाता है नोमेनक्लेचर, और एक उसका वर्गीकरण जिसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी भी जीव की पहचान, उसके नामकरण और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके लिए एक बच्चों शॉर्ट फॉर्म है, उसको ध्यान रखना, डिंक, DINC। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस क्रम को भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछा भी जाता है। फर्स्ट क्या? फर्स्ट है अपना आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नोमेनक्लेचर एंड थर्ड आता है क्लासिफिकेशन। क्या टर्म आई? डिंक, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये तो हो गई अपनी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बाद में अपने पास में आती है सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब वही सेम चीज
टैक्सोनॉमी, लेकिन इस टैक्सोनॉमी की क्या, इस टैक्सोनॉमी में जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंतर संबंध और उनकी विविधताओं का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। सिस्टेमैटिक जो है ये शब्द किसने दिया, सेम चीज अपना जो लिनियस है, लिनियस इसने यह शब्द दिया। जो सिस्टेमैटिक्स है वो सिस्टेमा नामक शब्द से बना। सिस्टेमा, सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर, या जिसे अपन सीक्वेंस कह सकते हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस तो पता ही है क्या होती है, सीक्वेंस या ऑर्डर कह सकते हैं, यानी कि एक प्रॉपर मैनर के अंदर रखना। किसने दिया, लिनियस ने। कौन सा वर्ड, सिस्टेमा। और सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंस। अब देखो सिस्टेमैटिक्स होती क्या है, यानी कि वर्गीकी तथा उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंतर संबंध। कौन से अंतर संबंध, इवोल्यूशनरी यानी कि उद्विकासीय जो अंतर संबंध है वो, तथा उनकी विविधताओं का अध्ययन। किसका अध्ययन, जो उद्विकासीय अंतर संबंध और उनकी जो विविधताएं हैं यानी डाइवर्सिटी। उद्विकासीय अंतर संबंध का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, और विविधता मतलब डाइवर्सिटी। तो इसको भी अपन शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रख देते हैं। ये किसकी है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और ये डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी के रेफरेंस में। तो अपन इसकी भी एक ट्रिक बनाते हैं अपने पास में, टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डिंक। और अपने पास में एक आया इंटर इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप, तो एक आया आई, दूसरा आया डी। तो अपनी ट्रिक बनती है डिंक की आईडी। डिंक कौन, टैक्सोनॉमी, आईडी का मतलब इंटर रिलेशनशिप, एंड डी मतलब डाइवर्सिटी। समझ में आया बच्चों, डिंक की आईडी मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यहां तक तो हो गई अपनी टैक्सोनॉमी। इसके बाद में आईडी का मतलब जो इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप है और डाइवर्सिटी। इस टर्म को ध्यान रखना बच्चों, ये पूछी भी जाती है मेनली कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं या सिस्टेमेटिक्स किसे कहते हैं, या जो टैक्सोनॉमी के अंदर ऑर्गेनिज्म को जानने का क्रम जो होता है वो भी कभी कभार पूछा भी जाता है। ओके, अब देखो टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स में क्या फर्क आता है। टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक में फर्क ये होता है कि टैक्सोनॉमी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की आकारिकी के बारे में या आकारिकी के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। और इसमें है आकारिकी के साथ में उसके जो उद्विकासीय संबंध है वो भी देखे जाते हैं। इनमें उद्विकास भी देखा जाता है, इवोल्यूशन भी देखा जाता है। ये एक मेन डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक के बीच में। आगे अपनी एक टर्म रहती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये क्या रहती हैं अभी देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिनको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो वर्गीकी पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इनके लिए एक टर्म आती है, जो टेक्निकल टर्म इनकी है वो है टैक्सॉन। क्या है, टैक्सॉन। ये जो टैक्सॉन है, ये जो शब्द है टैक्सॉन, यानी कि पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना, उनकी छोटी छोटी यानी कि स्तर कह सकते हैं अपन, लेवल कह सकते हैं, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लीनियस था उसने पहले बहुत सारे लेवल बताए, जैसे कि अपन कह सकते हैं जीनस, जो अभी अपन ने पढ़ा, स्पीसीज, उसके बाद में अपन कह सकते हैं ऑर्डर, वैरायटी, ये सारे लीनियस ने बताए। और इसके साथ में कुछ और न्यूली एडेड भी किए, यानी कि नए नए ऐड भी किए। कौन कौन से, किंगडम कह सकते हैं, फैमिली कह सकते हैं। ओके, किंगडम, फैमिली, ये सारी चीजें ऐड की। वैरायटी को अभी नाम के अंदर या जो लेवल के अंदर नहीं गिना जाता। ये जो है इनको यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको घटते क्रम में लिखा जाता है। तो इस घटते क्रम की व्यवस्था किसकी,
ऑर्गेनिज्म की, प्लांट हो या एनिमल हो, इसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। अब अपन देखते हैं कि ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की या ये जो टैक्सोन है या ये जो लेवल है ये कौन कौन से हैं। देखना इधर, सबसे पहले आता है लेवल में किंगडम, किंगडम जिसे अपन क्या कहते हैं, जगत। जैसे कि बात कर दूं RHV टेकर की, जिसने पंच जगत प्रणाली दी थी, जिसमें क्या किया था, पादप जगत है, जंतु जगत है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, ये सारे दिए थे। तो किंगडम जगत के अंदर जैसे पादप जगत ही कह दो या जंतु जगत ही कह दो। किंगडम के बाद में आता है फाइलम या डिवीजन भी कहते हैं। फाइलम जो है वो एनिमल के रेफरेंस में लिखा जाता है और डिवीजन जो है वो प्लांट के रेफरेंस में लिखा जाता है। इसे कहा जाता है प्रभाग या अपन इसको कह सकते हैं विभाग। ओके, इसके बाद में अपने पास में आती है क्या, क्लास। इसके बाद में अपने पास में क्लास, जिसको बोला जाता है वर्ग। ओके, जैसे कि मैं बात करूं जगत के अंदर प्लांटी यानी पादप जगत, डिवीजन की बात करूं तो पादप जगत के अंदर मेनली डिवीजन अगर अपने बात करें एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहां अगर मैं ले लूं एंजियोस्पर्म तो उसकी क्लास, एंजियोस्पर्म के पास में दो क्लास है, कौन सी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। उसके बाद में आता है इसका ऑर्डर मतलब गण, और गण के बाद में इसके पास में आता है जीनस, सॉरी गण के बाद में इसके पास में आता है फैमिली, फैमिली को कहते हैं कुल। उसके बाद में इसके पास में आता है जीनस यानी कि वंश, और उसके बाद में आती है स्पीशीज यानी कि जाति। जो जाति है वो सबसे छोटी इकाई होती है इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, सबसे छोटी। ओके, और किंगडम जो है वो सबसे बड़ा। इस जाति को ध्यान रखना, सबसे छोटा लेवल होता है ये जाति और सबसे बड़ा लेवल होता है वो होता है किंगडम। ओके, तो फर्स्ट कौन सा, जगत, उसके बाद में प्रभाग, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। गॉट इट, यानी किंगडम, फाइलम और डिवीजन, फाइलम एनिमल के रेफरेंस में, डिवीजन प्लांट्स के रेफरेंस में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो ये थे आज अपने कुछ टॉपिक, नोमेनक्लेचर, फिर टैक्सोनॉमी, फिर सिस्टेमैटिक, सिस्टेमैटिक के बाद में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी कि कौन कौन से लेवल रहते हैं किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को डिस्क्राइब करने में, कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी कि वो चीजें आई कहाँ से। तो दिस इज ऑल अबाउट our nomenclature, taxonomy, systematic and taxonomic categories। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है, यानी कि जाति, ये संकल्पना किसने दी, वंश की किसने दी, कुल, गण, वर्ग या आगे फाइलम, डिवीजन और जगत, इनकी संकल्पना किसने दी, वो अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।